हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एक टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये करंट से रिलेटेड टॉपिक है जो आने वाले परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी तथा सभी राज्यों के पीसीएस परीक्षाओं के पीटी तथा मेंस के लिए उपयोगी होगा। हमारा जो आज का टॉपिक है वह दो बच्चों की नीति से संबंधित है। तो आप लोग इस टॉपिक को एक दो बार ध्यान से देखें तो इस टॉपिक पर आप लोगों की काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाएगी और आंसर लिखने में काफ़ी मदद मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है दो बच्चों की नीति, इसके बारे में हम लोग कुछ प्रमुख बिंदु जानेंगे। इसके पक्ष में क्या तर्क हैं, इसके विपक्ष में क्या तर्क हैं तथा जनसंख्या नियंत्रण के अन्य और क्या उपाय हो सकते हैं ये जानेंगे। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। दो बच्चों की नीति। हाल ही में राज्यसभा के एक सदस्य द्वारा दो बच्चों की नीति से संबंधित एक निजी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया। तो अब यहाँ पे दोस्तों याद रखेंगे कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन पीटी में आ सकते हैं। जैसे ये जो दो बच्चों की नीति है ये किस सदन में उठा, इस ये जो है दो बच्चों की नीति किस सदन में इसके लिए बात उठाया गया, तो उत्तर क्या होगा, राज्यसभा। तथा दूसरा एक वर्ड यहाँ आ रहा है निजी विधेयक। यह निजी विधेयक है क्या, तो याद रखेंगे हम लोग कि निजी विधेयक को ही गैर सरकारी विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। यह संसद के किसी भी सदन में मंत्री परिषद के सदस्य के अलावा सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और सार्वजनिक महत्व के मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है तथा इस प्रस्ताव को सदन में पेश करने के लिए एक माह पूर्व नोटिस देना आवश्यक है। तो आप लोग यहाँ पीटी के व्यू से याद रखेंगे कि इस प्रस्ताव को सदन में यदि पेश करना है तो कितने समय पूर्व नोटिस देना होगा, तो उत्तर होगा आपका एक माह पूर्व। और दूसरा क्या, निजी विधेयक को और किस नाम से जाना जाता है, तो गैर सरकारी विधेयक। और यह विधेयक जो अभी प्रस्तुत किया गया वो किस सभा में प्रस्तुत किया गया है, तो राज्यसभा में। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। इस नीति के कुछ प्रमुख बिंदु को देखते हैं। इस विधेयक के में उन लोगों के लिए कराधान, शिक्षा और रोजगार के प्रोत्साहन का प्रस्ताव है जो अपने परिवार का आकार दो बच्चों तक सीमित रखते हैं। तो इस पॉइंट से बस यही साबित होता है कि ये जो विधेयक है उन्हें ही फायदा पहुंचाएगा जिनके संतानों की संख्या दो है। ठीक है, दो से अधिक वालों को नहीं मिलेगा ये फायदा। तो दूसरा बिंदु देखते हैं। विधेयक में संविधान के भाग 4 में एक नए प्रावधान को शामिल करने की मांग की गई है। यह प्रावधान ऐसे लोगों से सभी रियायतें वापस लेने से संबंधित है जो छोटे परिवार के मानदंड का पालन करने में विफल रहते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि छोटा परिवार मतलब कि जिसका संतान दो से ज़्यादा है, ऐसा जो भी परिवार होगा उससे सभी रियायत वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, तीसरा बिंदु देखते हैं। प्रस्तावित अनुच्छेद 47A के अनुसार राज्य बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने की दृष्टि से छोटे परिवार को बढ़ावा दें और जो लोग अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखते हैं उन्हें कर, रोजगार एवं शिक्षा आदि में प्रोत्साहन देकर बढ़ावा दिया जाए तथा जो लोग इस नीति का पालन ना करें उनसे सभी तरह का छूट वापस ले ली जाए। तो कहने का मतलब हो गया कि जनसंख्या पर यदि नियंत्रण करना है तो सभी को छोटा परिवार को बढ़ावा देना पड़ेगा। और इसके लिए जो प्रस्ताव यहाँ पारित किया गया उससे साफ पता चलता है कि यदि जो भी छोटा परिवार मतलब कि दो संतान से ज़्यादा संतान जिनके हो जाते हैं उनसे जो भी उन्हें फ़ायदा मिल रहा है सरकार के द्वारा उनसे सभी फायदा को वापस ले लिया जाएगा। आइए चौथा बिंदु को देखते हैं। इससे पूर्व 2018 में दो बच्चों की नीति की आवश्यकता पर सर्वोच्च न्यायालय में
एक जनहित याचिका दायर की गई थी, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया कि नीति निर्माण न्यायालय का कार्य नहीं है। ठीक है, नीति निर्माण न्यायालय का कार्य नहीं है, यह संसद से संबंधित मामला है और न्यायालय इसमें दखल नहीं दे सकता। तो यहाँ पे एक पॉइंट पीटी के लिए आ रहा है कि ये जो विधेयक है, दो बच्चों की नीति वाला विधेयक, अभी से पूर्व पूर्व में कब संसद में पेश किया गया था। तो ध्यान देंगे हम लोग, सॉरी संसद नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में इसका याचिका दायर किया गया था। तो कब किया गया था? 2018 में। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया और उसने क्या कहा कि यह जो नीति निर्माण का कार्य है, यह न्यायालय का कार्य नहीं है, यह संसद से संबंधित मामला है और न्यायालय इसमें दखल नहीं दे सकता। तो ये चीज़ वहीं ख़त्म हो गया। फिर अभी जब इसके बात उठा तो इसके बारे में इसे पारित किया गया। ठीक है, तो अब देखते हैं नीति के पक्ष में कुछ तर्क। ठीक है, तो पहला तर्क ये रहा, जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, खराब स्वास्थ्य और प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होगी, इसलिए दो बच्चों की नीति इस दिशा में एक कारगर उपाय सिद्ध होगी। तो यहाँ जो बात है कि यदि दो बच्चा से अधिक बच्चा होने लगे तो जनसंख्या में वृद्धि तो होगी, और जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो बेरोजगारी आएगी, बेरोजगारी से गरीबी आएगी, अशिक्षा आएगा, स्वास्थ्य खराब होगा, प्रदूषण जैसी भी समस्या होगी। तो इसलिए इस नीति को कहा गया है कि यह नीति एक कारगर उपाय सिद्ध होगी जनसंख्या नियंत्रण में। ठीक है, तो दूसरा तर्क देखते हैं, वर्ष 2050 तक देश की शहरी आबादी दोगुनी हो जाएगी, जिसके चलते शहरी सुविधाओं में सुधार और सभी को आवास उपलब्ध कराने की चुनौती उत्पन्न होगी। साथ ही पर्यावरण को भी मद्देनजर रखना जरूरी होगा। तो 2050 तक जब जनसंख्या जो है हमारी आबादी दुगनी हो जाएगी तो उस कंडीशन में सबको आवास तो उपलब्ध होगा नहीं, और जनसंख्या ज़्यादा होगा तो पर्यावरण को भी हानि पहुंचेगा ही। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, आय का असमान वितरण और लोगों के बीच बढ़ती असमानता अत्यधिक जनसंख्या के नकारात्मक परिणामों के रूप में सामने आएगी। ठीक है, तो जब अत्यधिक जनसंख्या होगा तो इसका नकारात्मक परिणाम भी कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उन्हें रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग सही काम ही करेंगे, बहुत लोग पेट पालने के लिए उल्टा काम भी करेंगे, जिसे हम लोग नकारात्मक परिणाम बोलेंगे। ठीक है, तो अगला बात देखते हैं अब, जहाँ एक और जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है तो वहीं दूसरी ओर कृषि योग्य भूमि तथा खाद्य फसलों के उत्पादन में कमी हो रही है, जिससे लोगों के समक्ष खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो लोग रहने के लिए आवास ढूंढेंगे, और रहने के लिए आवास जब सब जगह खत्म हो जाएगा तो ये लोग जहाँ कृषि होता है उस भूमि का यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, और उस कारण जो है खाद्य फसल का जो उत्पादन हो रहा है उसमें कमी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जो है खाद्यान्न का संकट भी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो रहा हमारा पक्ष में तर्क। अब हम लोग देखते हैं नीति के विपक्ष में कुछ तर्क। ठीक है, तो पहला पॉइंट, नीति के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर जबरन, नसबंदी और गर्भपात जैसे उपाय अपनाने जाने की आशंका है। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया, यदि इस तरह का नीति को लाया जाता है तो लोगों को पता चलेगा कि अगर उसका परिवार छोटा नहीं है तो उसे सरकारी सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। तो इससे बचने के लिए लोग गर्भपात, नसबंदी, जबरन नसबंदी जैसे उपाय अपनाने लगेंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, इस नीति से वृद्ध लोगों की जनसंख्या बढ़ती जाएगी तथा वृद्ध लोगों का सहारा देने वाली युवा जनसंख्या में कमी आ जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इस नीति से हम जनसांख्यिकी लाभांश को जनसांख्यिकी लाभांश की अवस्था को खो देंगे। ठीक है, चलिए ये तो हमारा हो गया तर्क और वितर्क। तर्क जो है पक्ष और विपक्ष में दोनों हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण के कुछ अन्य उपाय। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट, आयु की एक निश्चित अवधि में मनुष्य की प्रजनन दर अधिक होती है। यदि विवाह की आयु में वृद्धि की जाए तो बच्चों की जन्म दर को
विस्तृत किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि मनुष्य का जो एज होता है उसका एक निश्चित अवधि होता है जिसमें कि मनुष्य का प्रजनन दर अधिक हो जाता है, और अधिक हो जाता है तो इसीलिए कहा गया कि यदि मनुष्य का जो अभी जो एज है उस एज को वृद्धि कर दिया जाए तो बच्चों का जो जन्म दर होता है उसमें खुद ब खुद नियंत्रण आ जाएगा। ठीक है। तो दूसरा दूसरा पॉइंट देखेंगे, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा लोगों के अधिक बच्चों को जन्म देने के दृष्टिकोण को परिवर्तित करना होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि जब हम लोग शिक्षा का जो गुणवत्ता है हमारा उसमें सुधार लाना पड़ेगा, और और लोगों का जो अधिक बच्चों को जन्म देने का जो दृष्टिकोण है उसको भी हम लोग को परिवर्तित करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट। भारतीय समाज में किसी भी दंपत्ति के लिए संतानों के प्राप्ति आवश्यक समझी जाती है। इसके बिना दंपत्ति को हे दृष्टि से देखा जाता है। यदि इस सोच में बदलाव किया जाता है तो यह जनसंख्या में कमी करने में सहायक होगी। तो हम लोग सभी लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि हमारा जो समाज है, इस समाज में जिस दंपत्ति के संतान की प्राप्ति नहीं होती उसको लोग बहुत उल्टे पुल्टे बात बोलते हैं, उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है। तो इसी सोच को यदि बदल दिया जाए तो जनसंख्या में कमी करने में ये भी चीज़ एक बहुत बड़ा सहायक होगा। ठीक है। चलिए तीसरा अगला पॉइंट देखते हैं। परिवार नियोजन से जुड़े परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए तथा ऐसे परिवार जिन्होंने परिवार नियोजन को नहीं अपनाया है उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से परिवार नियोजन हेतु प्रेरित करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि परिवार नियोजन से जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उसे आर्थिक प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि दूसरे लोग जो परिवार नियोजन में नहीं हैं वो लोग उसको देख के वो भी सोचे कि हम भी परिवार नियोजन को अपनाएं, और जो लोग परिवार नियोजन को नहीं अपनाए हैं उनको विभिन्न तरह के कार्यक्रम के माध्यम से परिवार नियोजन हेतु प्रेरित करें कि आप भी परिवार नियोजन करिए। और इन सभी पॉइंट जो अभी हम लोग देखें, इन सभी से हमें पता चलता है कि इन सभी पॉइंट के द्वारा हम कह सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के ये सब अन्य उपाय हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट की सबसे पहले जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स।